नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त अपने इख्तितामी मराहल की तरफ है, सेमीफाइनल हो रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल बदर साहब। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इस फीफा वर्ल्ड कप की क्या की टेक अवेज है? जी, मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में थोड़ी बदमज़गी का एलिमेंट रहा है, और वो बदमज़गी का एलिमेंट जो है कोई फेवरेटिज्म या कुछ इंसाफ और नाइंसाफ़ी वाली चीज़ों पे बेस कि करता है। आईसीसी वाली रूह उधर चली गई है, हम कह सकते हाँ, उसमें इस तरह से है कि देखें, जिस वक्त ये ड्रॉज आए थे तो 2025 नवंबर में बीबीसी ने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था, मैंने नवंबर में पढ़ा था, यानी कि इस बात को 8-9 महीने गुजर गए, जिसमें उसने ये निशानदेही की थी कि ये ड्रॉस जो हैं ये टेलर मेड बने हुए अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचाने के। और फिर जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, चूँकि ये बीबीसी का ये आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ था, तो वो उसको मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान देता रहा, और ये बात उनकी दुरुस्त साबित हुई। ड्रॉज को इस तरह के बनाए गए थे कि अर्जेंटीना को फाइनल तक, सेमीफाइनल तक किसी भी पहले 20 जो रैंक की टीमों से सामना ना करना पड़े। कहीं उसका सामना 75 नंबर की टीम से है, कहीं 35 नंबर की टीम से है, कहीं 42 नंबर की टीम से है, कहीं 22 से 18 नंबर की टीम से है। 18 तो खैर नहीं, 20 से ऊपर ही है मेरा ख्याल है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम अर्जेंटीना को सेमीफाइनल से मिली, आज उनका फ्रांस इंग्लैंड से कल उनका मैच है, लेकिन उससे पहले जो सबसे अच्छी रैंकिंग का एक उनका मैच है वो 23 नंबर की रैंकिंग से हुआ। जबकि ये सहूलत अच्छी टीमें इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, या जो नहीं भी आगे आ सकी, ब्राज़ील, मोरक्को, किसी को ये नहीं थी। ये सिर्फ ये सहूलत अर्जेंटीना को मिली। फिर उसके बाद एक तो ड्रॉज का मसला हुआ, दूसरा मतलब फेवरेटिज्म वाज वेरी क्लियर, विच पॉइंटेड आउट बाय नॉट ओनली बीबीसी, बल्कि मैंने उस ज़माने में देखा था तो ये इंग्लैंड, जर्मनी और दुनिया भर के अखबारों ने ये चीज़ नोट की थी, ये लिखी थी। अच्छा, दूसरी चीज़, जब वर्ल्ड कप शुरू हो गया तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इसके अंदर जो VAR है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो बहुत सिलेक्टिव है, और वो फेवरेटिज्म का शिकार है कि जिस चीज़ को उन्होंने जिस टीम को उन्होंने जिताना है वो उसी के लिए एक्टिवेट होता है। दूसरी टीम के गोल भी नहीं माने जाते, और VAR चला के अगर दूसरी टीम ने गोल कर दिया है तो किसी ना किसी, वो हर गोल पे मुमकिन है। जितने आज तक फुटबॉल की तारीख में 150 साल में गोल हुए हैं, अगर आप हर एक का VAR चलाएं तो वो सारे के सारे गोल मुस्तरद हो सकते हैं। और ईरान के साथ कैसा ट्रीट किया इस वर्ल्ड कप? देखें, ईरान के साथ एक ट्रीटमेंट तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थी कि जब ईरान 48 टीमों में से एक टीम था तो वो उसी सलूक का मुस्तहक था जो कि बाकी 47 टीमों का था। अमेरिका ने, और ईरान के साथ सियासी तौर पे और जंगी तौर पे जो भी झगड़ा हो, उन्होंने ईरान को पाबंद किया इस चीज़ का कि वो सिर्फ मैच से 2 घंटे पहले ईरान अमेरिका आएंगे और मैच खेलते ही निकल जाएंगे। तो हर मैच में ईरान ने जो 3 मैच खेले, हर मैच में सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए वो अमेरिका आते थे, तो उनको एक ट्रैवल करना पड़ता था 6 घंटे का। तो जैसे अगर आज मैच है 3 बजे, फ़र्ज़ करें आज दोपहर के आफ्टरनून में 3 बजे मैच है, तो वो सुबह 8 बजे अपनी ट्रैवलिंग शुरू करते थे, 9 बजे जहाज़ में बैठते थे, वो फिर 1-2 बजे अमेरिका पहुंचते थे, जाके स्टेडियम में मैच खेलते थे, फिर जहाज़ में बैठते थे वापस मैक्सिको। तो एक तो ये बिल्कुल, ये जो ट्रैवलिंग है, आप एक टीम को अब बिल्कुल आपने उसको मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हर टीम जो होती है जहाँ उसके मैचेस होते हैं वहाँ जाके अपने को सेटल डाउन करती है, 10-20 दिन एक्लेमेटाइज होती है, सेटल डाउन होती है। ईरान को आपने इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया। चले खैर, वो जो भी हुआ सो हुआ। मैचों में बिल्कुल ईरान, VAR ईरान के खिलाफ चला, रेफरी जितने थे उन्होंने ईरान के खिलाफ की, तो वो टारगेट किया हुआ था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये हुई कि अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का जो मैच था वो उन्होंने इस तरह से खेला कि वो अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो दोनों पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने वही किया। तो वो 1982 में जो वाक़या हुआ था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मैच का, जिसमें उन्होंने मिलकर अल्जीरिया को किया था, और पिछले 42 साल से उस पर लान तान हो रही थी, वो इस दफ़ा 82 के बाद ये 2026 है, तो जितने साल बनते हैं शायद ये 44 साल बनते हैं, वो 44 साल के बाद वही लान तान दोबारा हो रही है। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, इस दफ़ा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप किसको टाइटल देंगे? देखें, मतलब है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेसी बड़ा खिलाड़ी नहीं है, मेसी की बहुत बड़ी फ़ैन बेस है, लेकिन अगर इसको आप बैठ के
स्क्रूटनाइज करना शुरू करें तो आपको पता चलता जाएगा कि हर लेवल पे फेवर होती है। अर्जेंटीना के हर मैच में 10 से 15 फैसले रेफरी के वो होते हैं जो अर्जेंटीना के हक में होते हैं। मेसी को उन्होंने फाउल इग्नोर किया वो होता है, और ये एक पैटर्न है जो 2008-9 से हम देख रहे हैं और वो उसी में बना है। तो इसलिए मेसी, जिसको मेरे समेत पूरी दुनिया, अर्जेंटीना के इसराइल के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली, उस ग्लोबल साउथ में मेरे ख्याल में खाली सिर्फ अर्जेंटीना ही है। हाँ, वो एक बिल्कुल एक अलग सा सब्जेक्ट है। आपने सही निशानदेही की है कि जो अर्जेंटीना है वो इसराइल के बहुत करीब है। और जिस तरह जब 48 में इसराइल बना था तो उस वक्त की प्लानिंग अगर आप देखें तो फ़लस्तीन में जगह बनाने के लिए एक सेक्टर छोटी है ना, तो एक बड़ी जगह भी उनको चाहिए थी। तो उस वक्त अर्जेंटीना का इंतखाब हुआ था, तो वो डेकेड्स आहिस्ता आहिस्ता उसको वो बिल्ड करते रहे। तो इसराइल बहुत करीब है। उनका जो प्रेसिडेंट है जावियर मिलियाई जो है वो डिक्लेयर्ड ज़ायनिस्ट है। और वो जो द वेलिंग वॉल जो है, जिसको उर्दू में दीवार गिरिया कहते हैं वेलिंग वॉल को, और जो उसका इब्रानी में नाम द कॉटल है, द कॉटल के सामने जाके वो जो करते हैं, तो 2018-20 के फुटेजेस कोई भी इंटरनेट पे जाके देख ले, 3 बंदे कर रहे थे। हेक्सेट था जो अमेरिका का वज़ीर अब हो गया हुआ है, नेतन्याहू था, और तीसरा मिलियाई था अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट। तो वो क्लियर कट एस्टेब्लिश्ड लिंक है वो, और वो पूरी टोटल फेवरेटिज्म है। तो रोनाल्डो के डिपार्चर पे आप क्या कहें? रोनाल्डो के डिपार्चर पे अफसोस हुआ मेरे हिसाब से। तो इस वक्त जो आलमी फ़ुटबॉल है उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी रोनाल्डो था। अनफॉर्चुनेटली उसका करियर जो है अब इस वर्ल्ड कप के बाद अब ख़त्म हो गया, 41 ईयर्स का हो गया, सो ही इज़ आउट, हिज करियर इज़ ओवर। तो रोनाल्डो ग्रेट था। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये बापे जो है फ्रांस का, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और जो हालैंड है नॉर्वे का, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और 30 इंग्लैंड का जो केन है वो भी बड़ा खिलाड़ी। तो ये 4-5 हैं। नेमार इस दफ़ा ज़्यादा कुछ फिट भी नहीं था, लेकिन नेमार बहुत बड़ा खिलाड़ी है और किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं है। एक और चीज़ जो शुरू में बात हो रही थी कि देखें इंग्लैंड वाले और नॉर्वे वाले मैच में बिल्कुल टोटल वीआर दोनों जगह उल्टा चला, गलत चला। नॉर्वे का गलत गोल मिस किया, 1-1 था, वो नॉर्वे का 2-1 हो जाना था, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। और इंग्लैंड का गलत गोल उन्होंने दिया इसलिए कि जो नॉर्वे के गोलकीपर ने गोल किक ली, वो ऊपर जाके वो जो स्पाइडर कैम होता है उससे टकरा के गेंद नीचे गिरी है। तो फुटबॉल का बड़ा क्लियर रूल है कि जब किसी एक्सटर्नल चीज़ से फुटबॉल टकराता है तो वो पे गेम बंद हो जाती है, डेड हो जाती है, और वहाँ से दोबारा शुरू होती है। और वो जो नीचे गिरा वो इंग्लैंड के खिलाड़ी के कदमों में गिरा, उसने जाके गोल कर दिया। तो ये गोल नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।